टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लेखक दिव्य प्रकाश दुबे। हर चीज पर लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। समझ नहीं आता, अगर कोई कंडीशन है तो सही सही बता क्यों नहीं देते, ये स्टार बना देते हैं। बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। बिग बाजार से आकर सामान निकालते हुए मैंने पारुल से खींचते हुए कहा, इतना मत सोचा करो, फालतू में ज्यादा टेंशन लेते हो तुम, और इतने ध्यान से तो कोई इन्हें पढ़ता भी नहीं होगा। अरे लिखा है तो कुछ तो मतलब होता होगा ना। ये एस्केप रूट है कंपनी वालों के लिए, ताकि कभी किसी को कुछ देना ना पड़े। ऑफर तो इतने बड़े बड़े करते हैं, और इसी लालच में ज्यादा शॉपिंग भी कर लेते हैं लोग। यहां तक कि वो भी खरीद लेते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं होती। लेकिन फाइनली टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई बोल के छूट जाते हैं ये लोग। मैंने सारी भड़ा से एक सांस में निकाल दी। खैर छोड़ो, कॉफी पियोगे? पारुल ने किचन की तरफ जाते हुए पूछा। हाँ, कोल्ड। पारुल को मैं पिछले 1 साल से जानता हूं। तब मैं मुंबई में नया था, इस शहर और इसके लोगों से दोस्ती कर रहा था। एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी में मिले थे। मेरे और उसके ऑफिस के रास्ते साथ थे। बस कभी कॉफी तो कभी मूवी तो कभी पानी पूरी के लिए हम मिलने लगे। चाट की दुकान पर हमारी जरूर एक बार लड़ाई होती। मैं चाट वाले से पानी बताशे मांगता तो वो तुरंत मुझे टोकती कि पानी पूरी बोलते हैं, इसका नाम मत बिगाड़ा करो। भैया आप ही बताओ, पानी पूरी है कि पानी बताशे? ठेले वाले से भी हामी भरवाती। ठेले वाला बेचारा क्या बोलता पारुल के आगे, डर के मारे वो भी पानी पूरी ही कहता। ऐसा कुछ प्यार जैसा नहीं था हमारे बीच, कभी भी नहीं, अभी भी नहीं। बस पिछले 2 महीने से हम साथ ही रह रहे हैं। ये बात ना मेरे घर वालों को पता है ना उसके। हाँ, मेरे सभी बैचलर फ्रेंड्स को इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन कुछ एक शादीशुदा लोगों ने घर आना छोड़ दिया है। खैर मुंबई में घर मिलने की बहुत दिक्कत है। ऐसा लगता है कि कोई बैचलर यहाँ रहता ही नहीं। सड़कों पर ट्रेन में जो लोग दिखते हैं सब फैमिली वाले हैं। पारुल को भी पीजी कभी भी पसंद नहीं थे। मैं घर ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था। एक घर मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मकान मालिक किसी फैमिली वाले को ही घर देना चाहता था। एक दिन ऐसे ही ऑफिस के बाद पारुल को मैंने कहा, इतनी मुश्किल से एक घर पसंद आया है, लेकिन मकान मालिक को किसी फैमिली वाले को देना है घर। इतनी सी प्रॉब्लम है, एक काम करो। क्या? शादी कर लो। किससे? तुमसे? हाँ और क्या। पारुल ने बड़े ही आराम से पर्स से चॉकलेट निकालकर मुझे देते हुए कहा, क्या यार, एक तो घर नहीं मिल रहा और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नहीं, आई एम सीरियस। पारुल ने सही में एकदम सीरियस होकर कहा और मेरी तरफ देखने लगी। मुझे अभी तक सब मजाक ही लग रहा था, पर पारुल को सीरियस देखकर मैं कुछ बोलने ही वाला था, इतने में वो जोर जोर से हंसने लगी। एक पल को मेरा मन सीरियस रहने का किया, लेकिन फिर हंसते हुए मैंने पारुल से कहा, यार झूठ मूठ की बीवी बन जा मेरी। झूठ मूठ की बीवी तो नहीं बन सकती तुम्हारी। हाँ, फ्लैट लेने के लिए सचमुच की बीवी होने का ड्रामा कर सकती हूँ। तुम बोल देना कि मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ, कभी कभी आऊंगी। आर यू श्योर? हाँ बाबा, इतने से झूठ से क्या फर्क पड़ता है। वो इतनी आसानी से मान जाएगी ये मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने मजाक की तरह ही बोला था। बात सेट हो गई। मुझे हमारा घर मिल गया, मकान मालिक को फैमिली वाला किराएदार और 3 महीने का एडवांस। मुझसे और मकान मालिक दोनों से ब्रोकर को आधे महीने का किराया। सामान शिफ्ट करने के बाद एक सैटरडे मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स का एक गेट टुगेदर रखा। पारुल पता नहीं क्यों एक दिन पहले ही आ गई और बोली, चलो तुम्हारा सामान लगवा देती हूँ। आखिर झूठ मूठ की सही बीवी हो तुम्हारी, मेरा भी इस घर पे आधा हक है। बहुत रात तक पारुल सारा सामान ऐसे लगा रही थी जैसे कल से रहने आ जाएगी। मुझे अजीब भी लगा और अच्छा भी। सामान लगाते लगाते देर हो गई, इतने में मकान मालिक आ गया और जाना जैसे भूल गया।
पारुल को पीजी में जाने में देर हो गई। वहां तो कोई बहाना बना दिया उसने, लेकिन उसका मेरे साथ ऐसे रुकने का सोचना भी कुछ अजीब था। शायद सही या शायद बिल्कुल गलत। मैंने कहा भी, चलो किसी और फ्रेंड के यहाँ छोड़ देता हूँ तुम्हें, तो बोली, चिल मारो यार, तुम्हारी इज्जत नहीं लूटूंगी रात में। जितनी मेहनत से पारुल ने घर सजाया था, मेरा भी मन था कि वो रुक जाए, लेकिन मैं कभी उसको बोल नहीं पाता। पहली बार मुझे घर का मकान मालिक अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं, उसने 1 घंटा खराब किया, लेकिन इसी बहाने पारुल रुक रही है। डिनर ऑर्डर करके मैं नहाने चला गया। मैं नहा ही रहा था, इतने में पारुल ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पारुल बिना सॉरी फील करते हुए बोली। क्या हुआ? मैं बाथरूम के अंदर से ही बोला। मुझे तुम्हारा कोई शॉर्ट और टी शर्ट चाहिए पहनने के लिए, मैं कपड़े नहीं लाई ना। कहाँ रखा है बता दो, मैं ले लूंगी। मैंने उसको बता दिया जहां मेरे कपड़े रखे थे। उसने थैंक्स बोला और कमरे में चली गई। कमरे से उसकी आवाज आई, कितने बोरिंग कपड़े पहनते हो तुम। बाहर निकला तो उसने सबसे कलरफुल टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। वो इतने कलरफुल थे कि मैं उनको पहनने की हिम्मत ही नहीं कर पाया था, उसका टैग भी नहीं निकाल पाया था। इतने अच्छे कपड़े खोले भी नहीं है, बस जो सबसे बोरिंग कपड़े वही पहनते हो तुम। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। कभी लाइफ में कोई बंदी रही ही नहीं थी जो रंग बिरंगे कपड़े पहनना सिखा पाए। ऑफिस में कौन शादीशुदा है या किसकी गर्लफ्रेंड है, ये पता करना हो तो बस उनके कपड़े देख लीजिए। जो लोग कभी ना कभी रंग बिरंगे पहनते हो, बस समझ लीजिए ये जनाब 1 से 2 हो चुके हैं। तभी सामने नजर गई, अगले दिन की पार्टी के लिए जो वोडका आई थी, उसके 2 पैक बने रखे थे। चीयर्स फॉर न्यू हाउस, पारुल ने मेरा ग्लास मुझे देते हुए कहा। चीयर्स फॉर झूठ मूठ की बीवी। फिर वो पता नहीं क्या क्या सुनाती रही। उसने मेरे कपड़ों को लेकर कुछ भयंकर शॉपिंग के प्लान बना लिए थे। पारुल से बात करने में एक आराम ये था कि सारी बातें वही करती थी, मुझको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था। ऐसा ही मुझे अपनी माँ से बात करते हुए हमेशा लगता था। जब मैं ऑफिस से आता था तो वो 10 मिनट में दुनिया भर का हाल सुना देती थी, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था। नींद पता नहीं कब आई और वादे के मुताबिक पारुल ने इज्जत भी नहीं लूटी। हाँ, बस जब सुबह उठा तो मैंने चादर ओढ़ रखी थी और चश्मा सामने टेबल पर रखा था। पता नहीं क्यों माँ की याद आ गई और मैंने माँ को फोन लगा के बस हेलो ही बोला। बाकी माँ ने 10 मिनट में पूरी दुनिया का हाल सुना दिया और मेरा हाल पूछने लगी। नया घर कैसा है, सारा सामान सेट हो गया, खाने का कैसे करोगी, धोबी आता है कि नहीं वहां। न जाने कितने सवाल एक ही सांस में पूछ डाले माँ ने, और मैंने बस इतना कहा, सब सेट हो गया है माँ, तुम आ जाओ थोड़े दिन के लिए। मैं तो आ जाऊंगी, बस अब बहू को ले आ। मैं हमेशा की तरह इरिटेट हो गया और बाद में बात करने का बोलकर फोन रख दिया। दूसरे कमरे में पारुल अभी भी सो रही थी। मैंने आवाज लगा के उठाने की कोशिश की, लेकिन महारानी उठी ही नहीं। पारुल को उठाने के लिए मैं कमरे में गया। वो गहरी नींद में थी। खिड़की खोली तो उसकी शक्ल साफ साफ दिखी। वो इतनी सुंदर लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी नई पारुल को देख रहा हूं। कुछ देर तो मेरा उसको उठाने का मन ही नहीं हुआ। कुछ देर मैं उसको बस देखता रहा। बिखरे बाल, बिना मेकअप में पारुल पहली बार मुझे इतनी खूबसूरत लगी। शायद इतनी देर और इतने ध्यान से मैंने उसे पहले कभी देखा ही नहीं था। कभी कभी लगता है जब दुनिया की सारी लड़कियां सोते हुए इतनी सुंदर लगती है तो वो उठती ही क्यों है। उठती भी है तो अपने बाल क्यों बनाती है। बाल भी बना लेती है तो मेकअप क्यों करती है।
पारुल को जी भर के देख लेने के बाद मैंने झिझकते हुए उसके कंधे को पकड़ के हिलाया। उठो, कॉफी चाहिए, वो आधी नींद में बोली। कॉफी नहीं है ना दूध है, उठो, जाओ लेके आओ। वो अभी भी नींद में थी। पास की दुकान से मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आया जिससे कॉफी बन जाए। तुमने तो मुझे सचमुच का हस्बैंड बना लिया मैडम, मैंने उसकी तरफ कॉफी बढ़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ, एक कॉफी बनाने में इतना ड्रामा करते हो तो। गुड कॉफी बाय द वे। कॉफी का पहला सिप लेकर वो आंखें मीचते हुए बोली। घर के लिए बहुत सा सामान लेना है। अरे इतना है तो और क्या चाहिए, मैंने घर में सलीके से फैले हुए सामान की तरफ देखते हुए कहा। घर को घर जैसा रखा करो, हॉस्टल में नहीं हो तुम। चलो फटाफट तैयार हो जाओ। फिर पता नहीं वो कौन से मार्केट में लेकर गई। मैं भी उसी रास्ते से गुजरता था लेकिन कभी मार्केट को इतने ध्यान से नहीं देखा था। पहली बार लगा कि ये मार्केट अपने आप में कितने घर छुपाए हुए है, जिसको केवल पारुल और पारुल जैसी सैकड़ों लड़कियां तो ढूंढ पाती है, पर मेरे जैसे लड़के नहीं देख पाते। पता नहीं कौन कौन से पर्दे और तरह तरह के नाइट लैम्प खरीदने के बाद उसको फटाफट लगवा भी दिया। मुझे बार बार माँ की बात याद आने लगी, अब जल्दी से बहू ले आ। शाम को जितने भी फ्रेंड आए सबने मुझे इस बात से बहुत चिढ़ाया कि मेरा घर इतना ठीक ठाक कैसे था। साले चक्कर क्या है, प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना तुझे। मैंने पारुल को झूठ मूठ की बीवी जो बना लिया है, सब उसका कमाल है। सबके सामने जैसे ही ये बोला, वो पहली बार बहुत ही थोड़ी सी शर्माई, इतनी थोड़ी कि बस मैं ही देख पाया। चीयर्स फॉर न्यू हाउस एवरीवन। बात काटते हुए पारुल ने ग्लास आगे बढ़ाया। पार्टी खत्म हो गई। कई दिन बाद हम सारे मिले थे, वरना कॉलेज के बाद से ऐसे गेट टुगेदर बहुत ही कम हो पाते थे। सबके जाने के बाद मैं अंदर कमरे में सोने आया था। अभी भी सुबह वाला कॉफी का कप वहीं पड़ा था। मैं बहुत देर तक उस कप को देखता रहा, फिर फोन उठा के पारुल को एसएमएस किया। थैंक्स फॉर नॉट लूटिंग माई इज्जत, शट अप। झट से उसका रिप्लाई आ गया। अगले दिन सुबह उठा, कॉफी बना के संडे टाइम्स पढ़ ही रहा था, तभी पता नहीं क्या याद आया और मैंने फिर एसएमएस किया, कॉफी इज रेडी। उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मल लड़के नई नई जान पहचान के बाद ज्यादा सोचने लगते हैं, और नॉर्मल लड़कियां ये सब सोचती ही नहीं शायद। जो नंबर मोबाइल में पारुल नाम से सेव था, उसका नाम बदलने का मन भी किया। सोचा नाम बदल के बीवी लिख देता हूँ, लेकिन फिर मुझे बहुत ही किडिश लगा और अपने इस नए बचकानेपन पे हंसी भी आ गई। खैर मुझे 20-25 दिन के लिए एक असाइनमेंट के लिए दिल्ली जाना था। जाने से पहले पारुल को बताने के लिए फोन किया तो वो एयरपोर्ट आने के लिए कहने लगी और बोली, मुझे घर की कीज दे के जाना, पीजी बहुत ही बोरिंग लगता है। मुझे आने में 20-25 से ज्यादा दिन लग गए। इस बीच हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई। हाँ, मकान मालिक एक बार आया था। पारुल ने उसे पैसे दे दिए, जिसके लिए मैं गुस्सा भी बहुत हुआ। तो वो मजाक में बोली, अरे झूठ मूठ की सही, बीवी हूं तुम्हारी, मेरा भी इस घर पे आधा हक है। दिल्ली में आने से पहले मैंने उससे पूछा, कुछ लाना है तुम्हारे लिए यहाँ से। ओ गॉड, प्लीज डोंट बिहेव लाइक अ फेथफुल हस्बैंड। बस वोडका लेके आना, विल सेलिब्रेट। मैं एयरपोर्ट से वोडका लेकर घर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। मैंने कॉल किया तो वो बोली कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया था। घर की एक चाबी वहीं गमले में छुपा के रखी है और दूसरी अपने पास रख ली है। मैंने जानने की कोशिश भी की कि कब आएगी, तो उसने फटाफट फोन रखवा दिया। मैं घर जैसा छोड़ के गया था, घर वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बात भी मुझे बहुत इरिटेट करती थी। मुझे जो चीज जहां है वैसे ही चाहिए होती है। इस बात को लेके माँ से न जाने कितनी बार कहा सुनी हो जाती थी मेरी, लेकिन इस बार मुझे गुस्सा नहीं आया। बेड पर एक नई टी शर्ट भी रखी हुई थी, वो भी लाल रंग की। रात के 2 बजे पारुल का कॉल आया।
वो शायद रो रही थी। कैन आई कम टू योर प्लेस? मैं पूछता रहा कॉल पर, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आधे घंटे बाद वो घर पहुंची। बिना घंटी बजाए दूसरी चाबी से उसने घर खोला और अंदर आ गई। मैं जागा हुआ था। मुझे देख के कुछ भी नहीं बोली। वॉशरूम में गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। तकरीबन 20-25 मिनट बाद बाहर आई। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। 5 मिनट तक चुप रही। उसका लाया हुआ लैंप जल रहा था। वोडका है? हाँ। 2 पैग पीने तक वो कुछ भी नहीं बोली, और मैंने भी कुछ नहीं पूछा। तभी एकदम से रोने लगी। I fucked up many things. I had an affair with my boss and he's taking divorce from her wife. His daughter is so pretty. I can't ruin her life for fucking love and all. बहुत देर तक वो पता नहीं क्या क्या बोलती रही। ऐसे ही पापा हमें छोड़ के चले गए थे। मैं 12 साल की थी तब। इतना बोल के वो चुप हो गई। मुझे इतना गुस्सा कभी किसी पर नहीं आया था। मन किया उसको बोलूं, यहाँ से अभी चली जाए और अभी कभी भी अपनी शक्ल ना दिखाए। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? मैंने गुस्से में पूछा। लोकल स्टेशन पर। तुमने मुझे आज तक कभी कुछ बताया क्यों नहीं? पूरी ग्लास वोडका एक बार में पीते हुए मैंने उससे पूछा। वो कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर बाद दूसरे कमरे में जाकर सो गई, और मैं कई दिन तक नहीं सो पाया। मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मैंने छुट्टी ली और माँ के पास चला आया। घर आकर कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ता। माँ से बिना बोले ढेर सारी बातें हुई। मैं मुंबई लौटने से पहले पारुल को फोन करके बोला, मैं शाम को आ रहा हूँ और मैं तुमको अपने घर पर देखना नहीं चाहता। मेरे आने से पहले तुम चली जाओ। वो कुछ भी नहीं बोली। मैं शाम को अपनी चाबी से दरवाजा खोल के अंदर पहुंचा तो वो वहीं थी। मैं कुछ नहीं बोला, नहाने चला गया। आया तो 2 कॉफी मग सामने रखे हुए थे। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फ्रेश, अ न्यू लाइफ। आर यू श्योर? मैंने खींचते हुए पूछा। हाँ, बट आई टेक सम टाइम। बाय द वे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई पुट यू इन ऑकवर्ड सिचुएशन। फिर पता नहीं बहुत देर तक क्या क्या बोलती रही। मैं उसको बहुत देर तक देखता रहा। बाल एकदम सही से बने, थोड़ा सा मेकअप। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ये कभी तय नहीं हुआ था कि हम साथ रहेंगे। वो पीजी जाती, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद वापस आ जाती। हम वोडका साथ पीते, वो दुनिया भर का हाल सुनाती। एक दिन अचानक ही पूछ बैठी, तुम मेरी दी हुई टी शर्ट कभी नहीं पहनते? इस बात का कोई जवाब नहीं दिया मैंने। बहुत दिनों तक मैं उससे गुस्सा था, इसीलिए नहीं पहन रहा था। लेकिन टाइम के साथ मेरा गुस्सा जा चुका था, और अब उसका पीजी जाना कम होने लगा। वो अक्सर मेरे यहाँ ही रुकने लगी थी। सब कुछ नॉर्मल होने लगा। उसको घर सजाने का बहुत शौक था। उसका घर सजाना अच्छा ही लगता था। गलती और शुरुआत दोनों का मौका सबको मिलना चाहिए। उस दिन मैंने उसकी दी हुई टी शर्ट पहनी और पूछा, कैसी लग रही है? एकदम सेक्सी। पहना करो थोड़ा हैपनिंग कलर्स। बस बस, केवल घर पर पहनूंगा, समझी? मैंने हंसते हुए कहा। पहना करो यार, कोई भी बंदी फ्लैट हो जाएगी तुम पे। पारुल ने मेरी टी शर्ट का कॉलर सही करते हुए कहा। वो अभी कॉलर सही कर ही रही थी, इतने में मैंने उससे पूछा, ए, झूठ मूठ की बीवी, सचमुच की बीवी बन जा मेरी। मैंने झूठ मूठ की बीवी बोलना छोड़ ही दिया था, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल आया। सब कुछ पता होने के बाद भी? पारुल ने पूछा। हाँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनते ही उसने मुझे गले लगा लिया। बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। उसके आंसुओं को अपने होठों से पोंछकर वापस उसके माथे पर लगा दिया मैंने।
ठीक वहां जहां बिंदी लगाई जाती है, जहां से सिंदूर शुरू होता है। यू आर एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। कुछ ऐसी सिचुएशंस और कंडीशंस हैं मेरी कि छोड़ो ये सब। क्या कंडीशंस, मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत गुस्सा आया। उस दिन हमारी कोई बात नहीं हुई। अगले दिन कॉफी बनाकर उसने मुझे उठाया और बोली चलो बिग बाजार चलना है। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। हर चीज पर लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। समझ नहीं आता, अगर कोई कंडीशन है तो सही सही बता क्यों नहीं देते, ये स्टार बना देते हैं। बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। बिग बाजार से आकर सामान निकालते हुए मैंने पारुल से खींचते हुए कहा, इतना मत सोचा करो, फालतू में ज्यादा टेंशन लेते हो तुम, और इतने ध्यान से तो कोई पढ़ता भी नहीं होगा। अरे लिखा है तो कुछ तो मतलब होता होगा ना। ये एस्केप रूट है कंपनी वालों के लिए, ताकि कभी किसी को कुछ देना ना पड़े। ऑफर तो इतने बड़े बड़े करते हैं और लोग इसी लालच में ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ तक कि वो भी खरीद लेते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं होती। लेकिन फाइनली टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई बोल के छूट जाते हैं लोग। मैंने सारी भड़ास एक सांस में निकाल दी। खैर छोड़ो, कॉफी पियोगे? पारुल ने किचन की तरफ जाते हुए पूछा। 2-3 महीने ऐसे ही चलता रहा। इन 2-3 महीनों में मैंने कभी उसको दोबारा शादी के लिए नहीं पूछा। मुझे लगा कि वैसे भी अभी वो बॉस वाले चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। मुझे इस बात का गुस्सा भी अब नहीं था कि उसने मुझे कुछ बताया नहीं था। लड़के अक्सर ज्यादा सोच लेते हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। बात चाहे जो भी हो, मैं चाहता यही था कि मेरा घर जो पारुल ने अपने हिसाब से सजाया था, उसमें आकर वही रहे भी। घर को भी मेरी तरह पारुल की आदत हो चुकी थी। पारुल 2-3 दिनों के लिए दिल्ली गई थी। जब 2-3 दिन बाद वो नहीं आई तो मैंने उसे कॉल करके पूछा कब आ रही हो तुम। तो उसने बताया कुछ काम आ गया है, अगले वीक तक आएगी। पिछले 1 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि पूरा हफ्ता पारुल नहीं आई थी। आज सुबह ही उसका फोन आया, वो मुंबई वापस आ गई है और शाम को घर आएगी। उसी दिन मेरा प्रमोशन लेटर भी आया था। मैंने सबसे पहले कॉल करके पारुल को बताया और बोला शाम को टाइम पर आ जाना। माँ को फोन किया तो उन्होंने वही दोहराया जो हिंदुस्तान की सारी माएं लड़के के प्रमोशन के बाद करती हैं। अब तो प्रमोशन भी हो गया, अब तो बहू ले आ। घर पहुंचकर फोन पर सबसे बधाई लेते लेते 9 बज गए, लेकिन तब तक पारुल नहीं आई। मैंने कॉल किया, क्या सरप्राइज देने वाली हो, इतना टाइम लगा रही हो? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन अब मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरे बॉस की बेटी अब उसके साथ ही रहेगी। उसने दिल्ली में ट्रांसफर ले लिया है, हम तीनों साथ ही रहेंगे। पारुल ये बोलकर रोने लगी। तुम दिल्ली इसलिए गई थी, तुमने कभी बताया नहीं? मैं गुस्से में चिल्लाया। मैंने बताया था ना कि मैं नहीं बता सकती तुमसे। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। फिर वो बहुत देर तक पता नहीं क्या क्या बोलती रही। मैंने फोन बिना काटे ही सामने टेबल पर रख दिया, जहां उसका जूठा कॉफी का कप रखा हुआ था। मैं बहुत देर तक कॉफी का कप देखता रहा, बहुत देर तक। कप के नीचे बिग बाजार का लकी ड्रॉ कूपन पड़ा था, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला। हर एक चीज जो बाजार में मिलती है वो किसी ना किसी कंडीशन के साथ है। थोड़ा गौर से देखेंगे तो एक छोटा सा स्टार बना दिख जाएगा और लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पारुल से मेरे रिश्ते का यही सच था, उन सैकड़ों कहानियों जैसा जो अधूरी छूट जाती है। पारुल का बहुत सारा सामान अभी भी मेरे पास पड़ा है, न वो कभी लेने आ पाई, न मैं देने जा पाया। घर मुझसे झेला नहीं जाता। बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि घर बदल दूं। कई घर देखे भी, लेकिन जो भी घर पसंद आता है वहां वही फैमिली वाली कंडीशन है। So this was the story Terms and Conditions Apply by Divya Prakash Dubey.